क्वेश्चन है, क्योंकि जो 50 क्वेश्चन है वो नॉन नर्सिंग है प्लस नॉन हिंदी इंग्लिश में है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो आपको ये रहा है, BFUHS का पेपर है जो कि इसी महीने में अभी हाल फिलहाल में कंडक्ट करवाया गया था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हैमिल्टन कफ मेथड इज़ यूज्ड टू। तो यहाँ पे जो हैमिल्टन कफ मेथड है किसके लिए यूज़ की जाती है? आपके ऑप्शन में है यहाँ पर इंश्योर लिम्ब आइसोलेशन ड्यूरिंग द ECT, मतलब यहाँ पे ECT के दौरान लिम्ब मतलब यहाँ पे हाथ और पैर के लिए क्या है, आइसोलेट करने के लिए, दूर रखने के लिए। इंश्योर एनेस्थीसिया ड्यूरिंग द ECT के दौरान यहाँ पे एनेस्थीसिया के लिए। इंश्योर एंटी कोलिनार्जिक इफेक्ट या फिर इंश्योर मसल रिलैक्सेंट। तो हैमिल्टन कफ का इस्तेमाल किया जाता है ECT के दौरान, क्या है, लिम्ब को दूर रखने के लिए। किसके लिए? लिम्ब आइसोलेशन के लिए यहाँ पर हैमिल्टन कफ का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल मेथड ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट ड्यूरिंग द ECT। तो ये मैंने आपको ECT के रिगार्डिंग पूरा का पूरा है जो एक लेक्चर लिया था जिसमें 35 MCQs अलग से ऐड भी किए थे। तो इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी क्या है? इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी है दी कब जाती है? जब मरीज है जो एंटीसाइकोटिक ड्रग से, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग से ट्रीट ना हो रहा हो, वो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट किए जाते हैं जो ECT में। सबसे क्लासिकल मेथड कौन सी है? बाईफ्रंटल, बाई टेम्पोरल, लेफ्ट एंटीरियर, राइट टेम्पोरल या फिर यूनिलेटरल। तो सबसे कॉमनली जो यूज़ की जाती है वो होती है बाई टेम्पोरल। कहाँ पर? बाई टेम्पोरल। फ्रंटल में यहाँ पे यूज़ नहीं होती है। यहाँ पर मेनली और जो क्लासिकल मेथड है वो कौन सी हुआ? बाई टेम्पोरल मेथड। जो इलेक्ट्रोड्स हैं दोनों साइड, बाई का मतलब है दोनों, तो दोनों टेम्पोरल एरिया में यहाँ पे क्या किए जाएंगे? इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हेन टू कलेक्ट ब्लड सैंपल फॉर सीरम लिथियम मेजरमेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विथ लिथियम। तो यहाँ पर जो सीरम लिथियम मेजरमेंट किया जाता है लिथियम थेरेपी के दौरान, यहाँ पर लिथियम जब दिया जाता है मरीज के लिए, तो यहाँ पे ब्लड सैंपल है जो कलेक्ट करके चेक किया जाता है कि लिथियम की टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है। तो आफ्टर लिथियम देने के बाद कितने समय के बाद है जो यहाँ पे सैंपल कलेक्ट किया जाएगा? 10 आवर आफ्टर लास्ट डोज, 12 आवर आफ्टर लास्ट डोज ऑफ लिथियम, या फिर 14 आवर के बाद, या फिर 16 आवर के बाद। लास्ट डोज दिया है लिथियम का, उसके कितने घंटों के बाद है जो यहाँ पे सीरम लिथियम लेवल है जो सैंपल कलेक्ट करके चेक किया जाएगा? तो यहाँ पर होता है 12 घंटे के बाद। कितना? 12 घंटे है जो यहाँ पे एक आइडियल टाइम है जो यूज़ किया गया है कि जो लिथियम टॉक्सिसिटी डेवलप ना हो पाए। तो यहाँ पर लिथियम टॉक्सिसिटी, लिथियम ओवरडोज तो नहीं हो रही है, क्योंकि यदि जो एक थेरापेटिक डोज है वो देने के बाद भी लिथियम की टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पर उसी को चेक करने के लिए जो सीरम लिथियम मेजरमेंट करना है तो सैंपल लिया जाएगा 12 घंटे के बाद, जो लास्ट डोज दिया गया है उसके 12 घंटे के बाद। नेक्स्ट वन इज, विच ड्रग लीड्स टू एग्रेन्युलोसाइटोसिस। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो एग्रेन्युलोसाइटोसिस कॉज कर सकती है? ऑप्शन में क्लोजापाइन, रेस्पेरिडोन, हेलोपेरिडोल या फिर ओलेंजापाइन। तो यहाँ पर जो मेडिकेशन पूछी गई किसके लिए? एग्रेन्युलोसाइटोसिस के लिए। किसके लिए? एग्रेन्युलोसाइटोसिस, जो कि एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें हमारे वाइट ब्लड सेल्स काउंट क्या है? लेस देन 100 सेल पर μl से भी कम होने लगते हैं। तो यहाँ पर जब WBC हमारे शरीर में कम होंगी तो क्या होगा? इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर करेगा और हमारा शरीर लड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर एग्रेन्युलोसाइटोसिस में जब हमारे शरीर में WBC का काउंट कितना होगा? यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम होने लगेगा, लेस देन 100 सेल से भी कम। तो यहाँ पर कौन सी मेडिकेशन कॉज कर सकती है? क्लोजापाइन। कौन सी? क्लोजापाइन। नेक्स्ट वन इज, मिस्टर एक्स इज डायग्नोज्ड विथ पैनिक डिसऑर्डर। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ PRN ऑर्डर फॉर एल्प्राजोलम फॉर व्हेन मिस्टर एक्स इज फीलिंग एंजियस। यहाँ पर एक मिस्टर एक्स नाम के पेशेंट है, पैनिक डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ है, डॉक्टर ने उनको क्या प्रिस्क्राइब किया है? एल्प्राजोलम प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि उनको क्या हो रहा है? एंजाइटी हो रही है। ही सेज टू नर्स दैट डॉक्टर प्रिस्क्राइब वस्पिरनोन फॉर माई फ्रेंड एंजाइटी। वाई डिड ही ऑर्डर समथिंग डिफरेंट फॉर मी? द नर्स आंसर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर लेट्स से कि यहाँ पे कोई पेशेंट है, वो कहता है कि इसी एंजाइटी के लिए डॉक्टर ने क्या किया है?
मेरे लिए अल्प्राजोलम प्रिस्क्राइब किया है, बट मेरे दोस्त के लिए, उसके फ्रेंड के लिए क्या प्रिस्क्राइब किया है, विस्प्रेनोन को यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप क्या कहेंगे? ऑप्शन में है विस्प्रेनोन इज ए नॉन एंटी एंजाइटी मेडिकेशन, या फिर Bisprenol and alprazolam are essentially the same medication, so either one is appropriate. Bisprenol has delayed onset of action and cannot be used on a PRN basis. या फिर alprazolam is the only medication that really works for panic disorder. तो यहाँ पे मरीज को, यहाँ पे जो बिस्प्रेनोन है क्या है? ए है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने वाली मेडिकेशन। मतलब यहाँ पे यदि किसी को शॉर्ट टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म एंजाइटी हुई है तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन यहाँ पर आपके मरीज़ को क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके मरीज़ को सेम एंजाइटी के लिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? अल्प्राजोलम दिया जा रहा है। तो यदि किसी को एंजाइटी है तो उसको क्या है, यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग है जो यहाँ पे मेडिकेशन दी गई एंजाइटी के लिए ही। लेकिन यहाँ पे मरीज़ को क्या है? पैनिक है, मरीज़ बहुत ज़्यादा पैनिक है, तो यहाँ पर उसको क्या दिया जाएगा? विस्प्रेनोन नाम की जो एंटी एंजाइटी मेडिकेशन यहाँ पे उसको दी जाएगी। यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पे पेशेंट पहले जो यहाँ पे आपको यदि मरीज़ ने कहा कि दोस्त को ये दे दिया, तो ये क्या है? एक एंटी एंजाइटी नहीं है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, शॉर्ट एक्टिंग है। लेकिन आपके जो दूसरा पेशेंट है उसको क्या दिया गया है? अल्प्राजोलम दिया गया है। क्या दिया गया है? अल्प्राजोलम दिया गया है, क्योंकि उसको क्या है? साथ में पैनिक भी हुआ है, मरीज़ क्या हुआ है? साथ में पैनिक भी हुआ है। और ये भी यहाँ पर कॉमन ड्रग है, लेकिन ये पैनिक में भी यूज़ की जाती है। इसको शॉर्ट एक्टिंग जनरलाइज्ड एंजाइटी में यूज़ किया जाएगा, बट यहाँ पे पैनिक है पेशेंट, साथ में एनजीएस भी है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे बताना है कि क्या है जो आपको जो बिस्प्रेनोन है जो यहाँ पे नहीं दी गई है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज 55 है हमारा। मिस्टर एक्स डायग्नोज्ड विथ पैनिक डिसऑर्डर, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ PRN ऑर्डर फॉर अल्प्राजोलम फॉर व्हेन मिस्टर एक्स इज फीलिंग एंजियस। He says to nurse that doctor has prescribed Busprenol for my friend's anxiety. As a nurse यहाँ पे आप उसको क्या है जो रिस्पॉन्ड करेंगे? लेट्स से कि यहाँ पे आपके डॉक्टर ने आपको क्या दिया है? अल्प्राजोलम दिया है, पैनिक डिसऑर्डर है, साथ में आपको एंजाइटी फील हो रही है। लेकिन वही पेशेंट नर्स से कहता है कि डॉक्टर ने मेरे फ्रेंड के लिए है जो बिस्प्रेनोन है क्या की थी? प्रिस्क्राइब की थी। तो यहाँ पर आपको देखिए 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि एंजाइटी में यदि ये दोनों दी जाती है, अल्प्राजोलम भी और बिस्प्रेनोन भी, क्लियर। लेकिन यहाँ पे PRN ऑर्डर के फॉर्म पे प्रिस्क्राइब किया गया है। क्या किया गया है? यहाँ पे PRN ऑर्डर है जो प्रिस्क्राइब किया गया है। तब आप यहाँ पे क्या कहेंगे? तो PRN ऑर्डर का मतलब है मेडिकेशन में कि कोई भी मेडिकेशन एज नीडेड क्या है? एज नीडेड यहाँ पे दी जाएगी। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ पे शेड्यूल टाइम है, मतलब बहुत ज़रूरी है, तभी ये दी जाएगी। तो यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट में, एग्जैक्ट डोज, जैसे किसी को पेन हो रहा है और हमें उसको क्या करना है? इमीडिएट ट्रीट करना है। क्या है? हमें यहाँ पे इमीडिएट है जो ट्रीट करना है। तो यहाँ पर PRN ऑर्डर दिया गया क्योंकि साथ में क्या था? मरीज़ पैनिक भी था। क्या था? पैनिक भी था। इसीलिए आपको आपके जो आपका क्लाइंट है आप उसको क्या कहेंगे कि जो बिस्प्रेनोन है डिले काम करेगी। और जब आपको पैनिक अटैक आया हुआ है तो यहाँ पे अल्प्राजोलम है, दोनों एंजाइटी में यूज़ होंगी। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं कि ये एंटी एंजाइटी मेडिकेशन है, दोनों है यहाँ पे एंटी एंजाइटी, अल्प्राजोलम भी और बिस्प्रेनोन भी। लेकिन यहाँ पर बिस्प्रेनोन क्या करती है? डिले एक्शन करेगी और यहाँ पर इसको PRN बेसिस पे यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इमीडिएट लेट से आपको दर्द अभी हो रहा है, आपको कोई मेडिकेशन दी जाए जो कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा देर के बाद है जो एक्शन करेगी, काम करेगी, तो यहाँ पे क्या करना है? पैनिक है और PRN ऑर्डर में अल्प्राजोलम प्रिस्क्राइब की जाएगी, नॉट की बिस्प्रेनोन, क्योंकि इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है? डिले रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज डोज ऑफ bupropion should be administered at least 4 to 6 hours apart and never doubled when a dose is missed in order to prevent। तो यदि किसी मरीज़ को ब्यूप्रोपियोन है जो यहाँ पे क्या की जानी है? एडमिनिस्टर की जानी है, और 4 से 6 घंटे के इसमें गैप में, कितना है? 4 से 6 घंटे का गैप है। और यहाँ पर उसको कभी भी डबल नहीं करना है। लेट से कि एक डोज है जो मिस हो गया है तो यहाँ पे दूसरा डोज है जो हमें यहाँ पे उसको
नहीं देना है। इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन में है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करना है हमें, सीजर्स को प्रिवेंट करना है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस को रोकना है, फिर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम को रोकना है। फर्स्ट थिंग इज़ कि जो ब्यूप्रोपियोन है ये कौन सी मेडिकेशन है? ये है यहाँ पर कौन सी? आटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने में की जाती है। कभी कभी इसका इस्तेमाल स्मोकिंग को रोकने के लिए भी किया जाता है। अब यदि यहाँ पे एक डोज मिस हो गया और 4 से 6 घंटे के ब्रेक के बाद इसको देना है, तो यहाँ पे यदि एक डोज मिस हो गया तो दूसरा डोज हमें नहीं देना है, क्योंकि यदि हमने इसका डबल डोज दे दिया तो मरीज़ को सीजर्स आ सकते हैं। यहाँ पे सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए इसका डोज है जो हमें क्या करना है? डबल नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज़ द नर्स असिस्ट द फिजिशियन विथ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ऑन अ क्लाइंट who has refused to give consent. With which of the following legal action might the nurse be charged because of this nursing action? तो यहाँ पर एज अ नर्स आप यहाँ पे किसी भी क्लाइंट को ECT देते हैं, किसी भी क्लाइंट को ECT देते हैं, आप असिस्ट करते हैं फिजिशियन को, बट यहाँ पर इसके पहले क्या किया है? क्लाइंट ने रिफ्यूज़ किया है कि वो ECT नहीं लेगा, मतलब ECT नहीं करवाएगा। तो कौन से लीगल एक्शन यहाँ पे बनते हैं? असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर एज अ नर्स है जो आप फिजिशियन को असिस्ट करते हैं ECT देने के लिए मरीज को, लेकिन मरीज़ क्या कर रहा है? रिफ्यूज़ कर रहा है कि उसने साइन नहीं किए कंसेंट पे। तो एज अ नर्स आपके ऊपर जो चार्ज बनेगा वो बनेगा बैटरी का। कौन सा? बैटरी। इसका यूज़ क्या है? इसका मतलब होता है कि हाईली स्पेशलाइज्ड पावर सोर्स, मतलब यहाँ पे सेफ्टी के लिए जो चीज़ें अपनाई गई हैं उसका एक तरीके से हम ये कहेंगे कि गलत है। जो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड के तहत यहाँ पे उस चीज़ को आपने क्या किया? मिसयूज़ किया। मतलब एक तरीके से मरीज़ उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, बट आपने उसको, हम ये कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती या फिर आपने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके उसको ऑफेंसिव तरीके से टच किया है। Next one is when there is congruence between what is felt and what is expressed, the nurse exhibiting which of the following characteristics? तो यहाँ पर एक तरीके का एक कॉन्फ्लिक्ट है। क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये क्या होगा? ट्रस्ट होगा, रिस्पेक्ट होगी, जीनियसनेस होगी या फिर एम्पैथी होगी। तो ये कहलाती है जीनियसनेस। मतलब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस बिटवीन व्हाट इज़ फेल्ट एंड व्हाट इज़ एक्सप्रेस्ड। सॉरी, यहाँ पे है कि आप क्या फील करते हैं और क्या है जो आप प्रेजेंट करते हैं, अपने एक्सप्रेशन बताते हैं। लेट्स से मैं आपके बारे में बहुत अच्छा फील करती हूँ, बट आपके मुंह पे आके आपको कुछ गलत बोल दूँ, तो वो क्या होगा? ये आपका क्या प्रेजेंट कर रहा है? होगी हमारी जीनियसनेस। रिस्पेक्ट नहीं होगी, क्या होगी? जीनियसनेस होगी। नेक्स्ट इज़ the nurse says to client, you are being readmitted to the hospital. Why did you stop taking your medication? What communication technique does this present? यदि कोई क्लाइंट हॉस्पिटल में दोबारा से रीएडमिट का मतलब है कि दूसरी बार एडमिट होता है एक बार होने के बाद, और वो एडमिट क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने टाइम पे दवाइयाँ नहीं ली। तो आप अपने क्लाइंट को पूछेंगे कि आपने अपनी टाइम पे मेडिकेशन क्यों नहीं ली। तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन है? डिसअप्रूविंग, रिक्वेस्टिंग एन एक्सप्लेनेशन, डिसएग्रीइंग या फिर प्रोबिंग। क्या आप यहाँ पे पेशेंट के साथ करना चाह रहे हैं? तो ये है यहाँ पर रिक्वेस्टिंग एंड एक्सप्लेनेशन, मतलब पेशेंट तो पूछेगा ही कि मैं दोबारा से क्यों एडमिट हो गया। तो यहाँ पर भी आप उसको क्या कह रहे हैं? आप उसको पूछने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे अपनी दवाइयाँ नहीं ली। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप मेडिकेशन ना लेने के कारण अगेन है जो यहाँ पे एडमिट हुए हैं। नेक्स्ट इज़ Mr. Y reported to school health nurse that his father drinks too much. He drinks every afternoon when Mr. Y get home from school. She is afraid to invite friend over because of his father's behavior. What is this type of crisis called? Let's say यहाँ पे कोई भी बच्चा है XYZ नाम का, यहाँ पर वो एज ए स्कूल हेल्थ नर्स जब भी, क्योंकि स्कूल हेल्थ चेकअप में बच्चों को पूछा जाता है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि उसके फादर ड्रिंक करते हैं और इसी कारण से आफ्टरनून में जब भी वो अपने घर जाता है तो अपने दोस्तों को घर पे नहीं बुला पाता है अपने पापा के बिहेवियर के कारण। तो कौन सी क्राइसिस है? क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, मैच्यूरेशनल और डेवलपमेंटल क्राइसिस, डिस्पोजिशनल क्राइसिस या क्राइसिस रिफ्लेक्टिंग साइकोपैथोलॉजी। तो यहाँ पर कोई भी एक बच्चा है
स्कूल हेल्थ नर्स को कंप्लेन करता है। वो तो कुछ नहीं कर रहा, बट उसके घर में जो बिहेवियर हो रहा है, जो माहौल है, इस कारण से वो अपने दोस्तों को बुलाने से भी डरता है। इट्स बिकॉज ऑफ डिस्पोजिशनल क्राइसिस। क्या है? डिस्पोजिशनल क्राइसिस, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या है? पेरेंट्स के कारण यहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो होगा डिस्पोजिशनल क्राइसिस। नेक्स्ट वन इज़, यदि कोई बीमारी के कारण वो नहीं बुला पाता तो वो अलग बात थी, या फिर कोई उसको साथ ट्रॉमा हुआ होता या ऐसी इंसिडेंट हुआ होता जिसके कारण वो उस चीज़ से डरता, तब आप ये कहते। लेकिन यहाँ पे उसकी जगह दूसरे के कारण प्रॉब्लम हो रही है, वो है यहाँ पे। इन डिटरमाइनिंग डिग्री ऑफ सुसाइडल रिस्क विथ अ क्लाइंट, द नर्स असिस्ट द फॉलोइंग बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे देखिए आप, सुसाइडल रिस्क है। क्या है? सुसाइडल रिस्क है। क्लाइंट में जो मैनिफेस्टेशन देखने को मिल रहे हैं, डिप्रेस्ड सीवियरली, विड्रावन है, स्टेटमेंट ऑफ वर्थलेसनेस है, डिफ़िकल्टी अकम्प्लिशिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, नो क्लोज सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर मरीज़ सुसाइडल रिस्क की यदि आप डिग्री यहाँ पे क्या करते हैं कि चांस किस में ज़्यादा है, तो यहाँ पे सुसाइड का सबसे मेन रिस्क होता है किस में? डिप्रेशन वाले केस में। अब यहाँ पे कैसे डिग्री को मैनिफेस्ट करेंगे? मरीज़ सीवियरली डिप्रेस है, वर्थलेसनेस फील कर रहा है, विड्रॉन है दूसरों से, और अपनी डेली लिविंग थिंग्स भी नहीं कर पा रहा है, ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम है क्लोज। तो यहाँ पर क्या होगा? लो रिस्क, हाई रिस्क, इमिनेंट रिस्क या फिर अनेबल टू बी डिटरमाइंड। कौन सी कैटेगरी में यहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे मरीज़ ने अपने आप को दूसरों से अलग भी कर लिया है, ना कोई सपोर्ट है, ना वो अपने डेली के काम कर पा रहा है, तो ये होगा यहाँ पे हाई रिस्क। क्या होगा? हाई रिस्क। नेक्स्ट वन, सक्सिनाइल कोलिन इज एडमिनिस्टर्ड टू अ क्लाइंट रिसीविंग ईसीटी फॉर व्हाट पर्पस। ईसीटी वाले मरीज में सक्सिनाइल कोलिन दिया जाता है। इसका रीज़न क्या है? क्यों दिया जाता है? टू एलिवेट द एंजाइटी, मतलब एंजाइटी को दूर करने के लिए, डिक्रीज द सीक्रेशन, या फिर मसल को रिलैक्स करने के लिए, शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक है। तो सक्सिनाइल कोलिन दिया जाता है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। किसके लिए? मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। नेक्स्ट वन इज, नर्स इज इंटरव्यूइंग अ क्लाइंट ऑन द साइकेट्रिक यूनिट. The client tilts his head to the side, stop talking in mid-sentence and listen intensely. The nurse recognizes from these signs that the client is likely experiencing. तो यहाँ पर साइकेट्रिक यूनिट में जब भी आप जाते हैं, मरीज़ से बात करते हैं, तो क्लाइंट क्या करता है? अपने हेड को एक साइड टिल्ट करके साइड में टर्न करके बात भी नहीं करेगा, मिड सेंटेंस वही स्टॉप कर देगा, बट वो सुनेगा। तो यहाँ पे कौन से साइन हैं? सोमेटिक डिल्यूजन, कैटाटोनिक स्टूपर, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, या फिर स्यूडो पार्किंसनिज्म। तो यहाँ पे मरीज़ क्या कर रहा है? यहाँ पे मरीज़ है जो आपकी बात सुन रहा है, बट उसने अपना हेड है जो दूसरी साइड टिल्ट कर लिया है, झुका लिया है। तो ये होगा ऑडिटरी हेलुसिनेशन, क्योंकि यहाँ पर सुनने की बात की जा रही है। किसकी? सुनने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी? होगा हेलुसिनेशन होगा, बट कौन सा? ऑडिटरी। कैटाटोनिक स्टूपर में तो कंटिन्यूसली आपको क्या करेगा? स्टेयर करेगा, घूरते रहेगा एक सेम पोजीशन बना के। प्राइमरी फोकस ऑफ फैमिली थेरेपी फॉर क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया एंड देयर फैमिलीज़। तो फर्स्ट फोकस क्या होता है? यदि कोई क्लाइंट सिजोफ्रेनिया का है, तो यदि आप फैमिली वालों को भी बताएंगे फैमिली थेरेपी के बारे में, तो यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी? टू डिस्कस कॉन्क्रीट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडाप्टिव बिहेवियर फॉर कोपिंग विथ स्ट्रेस, to introduce the family to others with the same problem, to keep the client and family in touch with the healthcare system, to promote family interaction and increase understanding of the illness। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यदि सीजोफ्रेनिया का पेशेंट है और आप फैमिली थेरेपी के बारे में बात करते हैं, तो फैमिली को क्या करेंगे? आप बताएंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है और कैसे ठीक होगी, और इसमें आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पे क्या करना है? टू प्रमोट द फैमिली इंटरेक्शन, फैमिली किस तरीके से क्लाइंट की हेल्प कर सकती है, और क्या ये बीमारी है, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़, अ नर्स इज एजुकेटिंग अ क्लाइंट अबाउट हिज लिथियम थेरेपी एंड एक्सप्लेनिंग साइन एंड सिम्टम ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सी इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू बी ऑन द अलर्ट फॉर। तो यहाँ पर लिथियम टॉक्सिसिटी के बारे में आप अपने क्लाइंट को कौन कौन से सिम्टम बताएंगे कि यदि लिथियम आपको थेरेपी दी जा रही है ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पे इसके कौन से लक्षण होंगे जिससे लिथियम आपके शरीर में ओवरडोज हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है फीवर, सोर थ्रोट, मलाइस, टिनिटस, सीवियर डायरिया, एटैक्सिया, ऑक्सीपिटल हेडेक, पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन,
स्किन रेस, मार्क रेज इन ब्लड प्रेशर या फिर ब्रेडिकार्डिया। कौन से लक्षण बताएंगे कि आपके शरीर में क्या हो रहा है? लिथियम का है जो ओवरडोज हो रहा है वो होगा टिनिटस, कानों में घंटियाँ जैसे सुनाई देना, बहुत ज़्यादा डायरिया होगा और अटैक्सिया के सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे है ये लिथियम टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम क्या हैं? तो होगा टिनिटस, कानों में घंटियाँ जैसे सुनाई देना, सीवियर डायरिया और अटैक्सिया। नेक्स्ट वन इज क्लाइंट विथ OCD spend many hours each day washing her hand. The most likely reason she wash her hand too much is that ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मरीज़ है, दिन में कई बार हाथ धोता है, बहुत घंटे में कई बार हाथ धोता है अपने। तो ये किसका रीज़न है? हाथ धुलना है यहाँ पे। वॉश हर हैंड क्या है? अपनी एंजाइटी को कम करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन को कम करना है, फीलिंग ऑफ कंट्रोल ओवर हर लाइफ, इंक्रीज हर सेल्फ कॉन्सेप्ट। क्या करना चाह रहा है? OCD वालों में ही तो होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वालों में दिमाग में जो आएगा वो क्या है? ऑब्सेशन है, और जो वो काम करते हैं वो कंपल्शन है। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है? एंजाइटी दूर करने के लिए क्या कर रहा है? बार बार हाथ धुल रहा है। उसको भी पता है कि इन्फेक्शन 1-2 बार हाथ धुलने से है जो घर में दिए हैं आप ठीक हो जाएगा, बट OCD वाले पेशेंट को इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि बार बार वो वही सेम थिंग दोहराते हैं अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ which of the following is the most appropriate therapy for client with agoraphobia? अब किसी को एगोराफोबिया हुआ है, क्या है? एगोराफोबिया हुआ है, तो यहाँ पे उसके लिए क्या किया जाएगा? कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं? 10 mg वैलियम दे के, या फिर ग्रुप थेरेपी विथ अदर एग्रोफोबिक्स के साथ, मतलब जो एग्रोफोबिक्स हैं उनके साथ में इनको भी इंटरेक्ट करवाने की कोशिश की जाएगी, या फिर है यहाँ पर फेसिंग द फियर इन ग्रेजुअल स्टेप प्रोग्रेशन, या फिर हिप्नोसिस। यदि मरीज़ को क्या है? एगोराफोबिया हुआ है, क्या है? एगोराफोबिया हुआ है यदि मरीज़ को, मतलब यहाँ पे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि क्राउडेड और बहुत ही इनक्लोज्ड स्पेस में जाने से डर लगना। तो उसको आप यहाँ पे कैसे करेंगे? धीरे धीरे जो कंडीशन में है आप उसको ग्रेजुअली स्टेप के थ्रू, यानी कि सडनली दूसरे लोगों के साथ और भीड़ में खड़ा कर दो, इससे तो मरीज और ज़्यादा है जो पैनिक हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? फेसिंग द फियर इन ग्रेजुअल स्टेप प्रोग्रेशन, मतलब धीरे धीरे डर को दूर करवाने की कोशिश करेंगे। एगोराफोबिया का मतलब है ये भीड़ में, क्राउडेड में अपने आप को अकेला टाइप से पाना, इनक्लोज्ड स्पेस में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म डिस्क्राइब द अंडरलाइंग साइकोडायनामिक्स ऑफ सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर। तो यहाँ पे कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है जो साइकोडायनामिक्स प्रेजेंट करेगी? ऑप्शन में डिनाइल ऑफ डिप्रेशन, रिप्रेशन ऑफ एंजाइटी, सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर। तो यहाँ पे डिनाइल, रिप्रेशन, सप्रेशन और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है डिफेंस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे साइकोडायनामिक ऑफ सोमेटिक सिम्टम, सोमेटिक का मतलब है हमारी बॉडी से रिलेटेड लक्षण, यहाँ पे कौन से बताएगा? तो वो होगा रिप्रेशन ऑफ एंजाइटी। क्या होगा? रिप्रेशन ऑफ एंजाइटी। Next is the Maudsley approach to treatment of adolescent with anorexia nervosa advance which of the following fundamental concept। यहाँ पे है हमारा कौन सा अप्रोच? मॉड्सले अप्रोच है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पूछा गया है इस मॉड्सले अप्रोच के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाएगा एडोलेसेंट में यदि एनोरेक्सिया नर्वोसा है। एडोलेसेंट का मतलब होता है 10 से 19 साल की एज ग्रुप के गर्ल्स और बॉयज़। यहाँ पे एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब है कि ईटिंग डिसऑर्डर। अब यहाँ पे एडवांस थेरेपी है, इसका नाम है मॉड्सले अप्रोच। तो किस बेस पे काम करेगा? ऑप्शन में यहाँ पे आपको फैमिली शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन ईच फेज ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब परिवार इन्वॉल्व रहेगा। दूसरा है यहाँ पे पेरेंट्स शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट इन हेल्पिंग देयर चाइल्ड ईट मोर सिंस देयर आर ऑफन कंट्रोल इशू। या फिर यहाँ पे फैमिली को क्या कहा जाएगा कि आप है जो ट्रीटमेंट के दौरान है जो किसी भी तरीके की दखलंदाजी मत कीजिए। फिर एडल्ट्स नीड टू वर्क ऑन डेवलपिंग हेल्थ सेल्फ आइडेंटिटीज़ बिफोर दे कैन बिगन टू गेन वेट। या फिर आप एडल्सेंट्स को ही बताएंगे, किशोरों को ही बताएंगे, किशोर किशोरियों को कि अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए अपने वज़न को कैसे कंट्रोल करें। या फिर इंडिविजुअल साइकोथेरेपी दी जाएगी। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या किया जाएगा? यहाँ पर जो आपका एक टेस्ट है, यहाँ पर क्या है? मॉड्सले अप्रोच ट्रीटमेंट है। क्या है? मॉड्सले अप्रोच ट्रीटमेंट है यहाँ पर
इस ट्रीटमेंट के तहत यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, फैमिली को भी ट्रीटमेंट की हर एक फेज़ में इन्वॉल्व किया जाएगा। 24 आवर हेल्थ केयर वर्कर्स तो रहेंगे नहीं साथ में। यहाँ पर एक किया जाएगा किसके लिए, पेरेंट्स के लिए किया जाएगा। मॉल्सले अप्रोच किसके लिए किया जाएगा, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि एडोलेसेंट एज में पेरेंट्स ही हैं जो बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके का प्रॉब्लम, क्योंकि ये क्या है, प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मॉल्सले अप्रोच क्या किया जाएगा, ट्रीट्स द पेरेंट एज अ रिसोर्स, मेडिकेशन की तरह है जो पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए रेडी किया जाएगा कि वो किस तरीके से इस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ नर्सिंग इंटरवेंशन एट टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 51 to 60 सॉरी यहाँ पे 69 तक जो 20 क्वेश्चन है हमने कैसे पढ़ लिए हैं, हमने अपने साइकेट्रिक के पढ़े हैं। ध्यान दीजिए, जो लोग ग्रुप 5 और ESB का एग्ज़ाम दे रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर ट्यूटर के लिए, 20 क्वेश्चन में आपके साइकेट्रिक के पूरे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा थे इसमें ECT से क्वेश्चन थे। यहाँ पर है कि अब हमारा टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इनमें से कौन सा है, कम्युनिटी के हैं हमारे। फर्स्ट है यहाँ पर सर्विंग एज अ केस मैनेजर फॉर अ मेंटली इल होमलेस क्लाइंट, ये भी हमारा साइकेट्रिक का ही, बट यहाँ पर एक कम्युनिटी में साइकेट्रिक को कैसे मैनेज करना है वो है। फिर लीडिंग अ सपोर्ट ग्रुप फॉर न्यूली रिटायर्ड मैन, टीचिंग प्रिपेयर्ड चाइल्ड बर्थ क्लासेस, या फिर केयरिंग फॉर अ रिप्रेस्ड विडो इन द हॉस्पिटल। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इनमें से कौन सा है, क्या है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इनमें से कौन सा है, तो वो है मेंटली इल और होमलेस क्लाइंट को क्या करना है, जो हमें मैनेज करना है एज अ केस मैनेजर की तरह है। न्यूली रिटायर्ड मैन को है जो हम सपोर्ट ग्रुप नहीं होंगे यहाँ पे चाइल्ड बर्थ क्लासेस के लिए तो प्राइमरी हो जाएगा हमारा। डिप्रेस्ड विडो इन द हॉस्पिटल है तो सेकेंडरी होगा, लेकिन टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पूछा है तो यहाँ पे मेंटली इल होमलेस क्लाइंट के लिए एज अ केस मैनेजर की तरह आप काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड माल अडेप्टिव ग्रीविंग हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यदि हम नॉर्मल हैं या फिर ग्रीविंग प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी दुख है, तो बीच का डिफरेंस कैसे पता चलेगा। नो फीलिंग ऑफ डिप्रेशन इन नॉर्मल ग्रीविंग, मतलब नॉर्मल यदि आपका कुछ भी लॉस्ट होता है तो कंपेयर टू माल अडॉप्टिव, मतलब जिस चीज़ को आप है जो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं उसके कंपेयर यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा है जो हमारा नहीं होगा, यहाँ पर है जो कि नॉर्मली आपको कोई भी दुख दर्द होता है ग्रीफिंग प्रोसेस से होते हैं, तो एक जो मेजर डिफरेंस क्या है, पहले में है कि फीलिंग नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं की, और नॉर्मल में ज़रूर होंगी, थोड़ा बहुत दुख तो सबको होगा। देयर इज़ नो लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम इन नॉर्मल ग्रीविंग, सेल्फ स्टीम मतलब आप अपना स्वाभिमान है जो एक तरीके से नहीं खोएंगे। फिर यहाँ पर नॉर्मल ग्रीविंग लास्ट नो लॉन्गर देन 1 ईयर। इन नॉर्मल ग्रीव द पर्सन डज नॉट शो एंगर टुवर्ड द लॉस। देखिए नॉर्मल ग्रीविंग प्रोसेस में गुस्सा भी आती है हमें, सेल्फ स्टीम को भी नुकसान हो सकता है कभी कभी, लेकिन जो नॉर्मल ग्रीविंग प्रोसेस है विद इन 1 ईयर के अंदर क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन किसी का कोई लव्ड वन जिस पे पूरी फैमिली डिपेंडेंट हो तो उसको मैनेज होने में कई सालों लग जाते हैं कंपेयर टू माल अडॉप्टिव ग्रीविंग के, मतलब किसी का बहुत ऐसा नुकसान हुआ है जिससे वो कभी रिकवर नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। तो नॉर्मल ग्रीविंग प्रोसेस के तहत यहाँ पे जो एक डिफरेंस है बीच का वो यही होगा कि नॉर्मली यदि आपका कुछ भी आप स्ट्रॉन्ग हैं बट ऐसी चीज़ में कुछ आपका लॉस हो जाए तो आप उस चीज़ से उभर सकते हैं और 1 साल से ज़्यादा नहीं रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस द प्लेसेंटा। तो ओनली IgG है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, इसमें आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। इम्यूनोग्लोबुलिन G है जो ओनली प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं। IgE पूछें तो ये हाइपर सेंसिटिविटी के लिए है, और यहाँ पे यदि क्रॉनिक के लिए पूछें तो IgM हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से याद रखना, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वन, द टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड बाय वॉक इन फ्रीज़र। वॉक इन फ्रीज़र में जो कोल्ड चेन का इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन को बनने से लेके वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन तक, पूरा जो मैनेज किससे होता है, कोल्ड चेन से होता है। तो वॉक इन फ्रीज़र का टेम्परेचर क्या होता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -15 डिग्री टू -25 डिग्री, या फिर 25 टू -13.5, या -20 टू -30 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होता है यहाँ पर वॉक इन फ्रीज़र का,
तो वॉक इन फ्रीज़र का टेम्परेचर होता है -15 से -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितना? -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट इज ओपन वायल पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू फॉलोइंग वैक्सीन एक्सेप्ट। तो ओपन वायल पॉलिसी सभी पे एप्लीकेबल होती है, किसी एक को छोड़कर। ये भी बहुत आता है, तो ये BCG पे नहीं होती है। BCG पर ओपन वायल पॉलिसी है जो एप्लीकेबल नहीं होती है, बाकी सब पे होती है। नेक्स्ट वन इज़ BCG कब दी जाती है? एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है। यदि जन्म के समय ना दे पाएँ तो विदिन 1 ईयर दी जाती है। एक बार देन ओनली सिंगल टाइम ही दी जाती है और 20 साल तक प्रोटेक्ट करती है ट्यूबरक्लोसिस से। इंटरडर्मली दी जाएगी लेफ्ट अपर आर्म में। परमानेंट स्कार फॉर्मेशन की बात करें तो सिंगल ओनली यही दी जाए। हेपेटाइटिस B, DPT और TT तीनों इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है मसल्स में। DPT में 3 वैक्सीन इंक्लूड होती हैं, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टेटनस। मोस्ट कॉमन यदि हेल्थ केयर वर्कर को जो इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है वो होता है हेपेटाइटिस B, और सभी हेल्थ केयर वर्कर को हेपेटाइटिस B वैक्सीन है जो लगना कंपलसरी है। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ रिप्लेस्ड इन न्यू TB गाइडलाइंस 2025 फॉर ड्रग ससेप्टेबल पल्मोनरी TB। तो एज़ पर ट्यूबरक्लोसिस की जो गाइडलाइंस बदली हैं 2025 में, तो न्यू गाइडलाइन में पल्मोनरी TB के लिए कौन सी मेडिकेशन को रिप्लेस किया गया है? आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, पायराजिनामाइड या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं। कौन सी मेडिकेशन है जो रिप्लेस की गई है? तो वो रिप्लेस की गई है रिफाम्सिन। यहाँ पर रिप्लेस्ड इन न्यू TB गाइडलाइंस, तो जो ससेप्टेबल पल्मोनरी TB के लिए है जो मेडिकेशन रिप्लेसमेंट हुआ वो है किसका? रिफाम्सिन का। तीनों की तीनों कौन सी मेडिकेशन है? प्राइमरी TB को ट्रीट करने वाली ड्रग है। लेकिन यदि आपको पूछें तो ससेप्टेबल ट्यूबरक्लोसिस पल्मोनरी TB के लिए मतलब ससेप्टेबिलिटी है, चांसेस हैं TB होने के, तो जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो मेडिकेशन का रिप्लेसमेंट हुआ है वो क्या है? रिफाम्सिन। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन वाज द RBSK इनिशिएटेड। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी हमारे 2013 में। कब? 2013 में। नेक्स्ट नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2009 में। ये आपको एग्ज़ाम में आते हैं JSSK, JSY मतलब जननी शिशु सुरक्षा योजना, और जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, और यहाँ पे है आपका नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो ये सभी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते हैं। चाइल्ड सर्वाइवल रेट इज़ कैलकुलेटेड बाय। तो चाइल्ड सर्वाइवल रेट है जो किससे कैलकुलेट की जाती है? ऑप्शन में है 100 माइनस अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट डिवाइडेड बाय 10, 100 अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट डिवाइडेड बाय 10, या फिर 1000 अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट डिवाइडेड बाय 10, या फिर 1000 अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट डिवाइडेड बाय 100। तो चाइल्ड सर्वाइवल रेट CSR यहाँ पे क्या है? हमारा CSR है जो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो CSR कैलकुलेट किया जाता है 1000 अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट डिवाइडेड बाय 10। क्या है यहाँ पे? चाइल्ड सर्वाइवल रेट। तो चाइल्ड सर्वाइवल रेट को यहाँ पे जो यदि हम बात करें 2024 की, तो यहाँ पर 1 in 27 था। क्या था? पहले था कि 1 in 11 चिल्ड्रन है जो उनकी डेथ होती है, लेकिन यहाँ पर अंडर 5 मॉर्टेलिटी की हम बात करते हैं तो कितने हो गए? 37.4 हो गए हैं। लाइव बर्थ में यदि हम बात करें तो 2024 की जो रिपोर्ट है अभी इसके बाद की नहीं है, 37.4 हो गया है। तो चाइल्ड सर्वाइवल रेट का जो यहाँ पे फॉर्मूला है, क्या है हमारा फॉर्मूला है इसका? इस फॉर्मूला के तहत क्या है? नंबर ऑफ डेथ अंडर 5 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ बर्थ इन द ईयर इंटू 1000। तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? 1000 अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट डिवाइडेड बाय 10। नेक्स्ट वन, एन आर्म सर्कमफेरेंस एक्सीडिंग 13.5 सेंटीमीटर इंडिकेट। यदि आर्म सर्कमफेरेंस क्या है? आर्म सर्कमफेरेंस 13.5 से ज़्यादा है तो ये क्या इंडिकेट करेगा? सीवियर माल न्यूट्रिशन स्टेटस, माइल्ड माल न्यूट्रिशन, मॉडरेट या फिर सेटिस्फैक्ट्री न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो यदि किसी बच्चे का जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस 11.5 से कम जाता है जब वो माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आए, लेकिन यहाँ पे 13.5 मतलब बच्चा क्या है? सेटिस्फैक्ट्री हेल्दी है। यहाँ पे क्या होगा? सेटिस्फैक्ट्री न्यूट्रिशनल स्टेटस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड टू चेक एफिकेंसी ऑफ पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन की प्रोसेस इफेक्टिव हुई है या नहीं, तो इनमें से कौन सी मेथड नहीं है? फॉस्फेट टेस्ट, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, पैरा हीमोलाइटिकस काउंट या फिर कोलिफॉर्म काउंट। यदि पास्चराइजेशन की मेथड इफेक्टिव नहीं है, क्या है, पास्चराइजेशन मेथड इफेक्टिव नहीं हुई है, सभी टेस्ट होंगे पैरा हेमेटोसिस काउंट को छोड़कर। नेक्स्ट वन इज एज पर कुप्पास्वामी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल लोअर मिडिल क्लासेस। ये क्वेश्चन कुप्पास्वामी स्टेटस स्केल एक बार और पूछी गई थी। तो कुप्पास्वामी जो स्केल है इससे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को यदि चेक किया जाता है तो लोअर मिडिल क्लास का स्टेटस होगा वो क्या होगा? स्कोर 5 to 10 होगा, स्कोर 11 to 15 होगा, स्कोर 16 to 25 होगा, या फिर ए और बी, मतलब 5 से 10 भी हो सकता है और 11 से 15 भी हो सकता है। तो कुप्पास्वामी स्केल के तहत, सोशियो इकोनॉमिक स्केल के तहत यदि ये स्कोर 11 से 15 है, क्या है, 11 से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है यहाँ पे, 11 से 15 है, तो यहाँ पर वो क्या होगा, पर्सन लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्या है, लोअर मिडिल क्लास। यदि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यदि हम अपर क्लास की बात करें, अपर का कितना होगा, 26 से 29 तक, कितना, 26 से 29 रेंज में जाएगा। अपर मिडिल की हम बात करें, किसकी, अपर और साथ में मिडिल क्लास भी है, तो 16 से 25 हो जाएगा। कितना होगा, 16 से 25, जो यहाँ पे इस ऑप्शन में दिया है अपर मिडिल क्लास का है। अब यहाँ पे बात की गई लोअर मिडिल क्लास की, तो लोअर मिडिल क्लास का किस में जाएगा, 11 से 15 हो जाता है। कितना, 11 से 15 हो जाएगा। और अपर लोअर की बात करें हम, अपर भी हैं और लोअर क्लास से भी हैं, तो कितना होगा, ये होगा 5 to 10। प्लियोमॉर्फिज्म इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, तो प्लियोमॉर्फिज्म किस में देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे कुप्पास्वामी स्केल से हो सकता है आपको एग्जाम में अपर लोअर क्लास पूछे, अपर मिडिल क्लास पूछे, तो आपको याद रखनी है। अपर लोअर बात करें हम तो वो होगा 5 to 10, अब लोअर मिडिल बात करें हम तो 11 to 15, अपर मिडिल बात करें तो 16 से 25, और अपर क्लास की बात करें हम तो 26 से 29, और यदि 5 से भी नीचे आता है मतलब लोअर क्लास है। नेक्स्ट इज प्लियोमॉर्फिज्म इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, तो प्लियोमॉर्फिज्म किस में देखने को मिलेगा, मीजल्स में, रूबेला, चिकन पॉक्स या फिर मम्स में। तो प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है चिकन पॉक्स में। किसमें, चिकन पॉक्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे आपको सभी के क्लासिकल साइन आते हैं। मम्स की बात करें हम तो मम्स में देखने को मिलता है ओटाइटिस। रूबेला की हम बात करें तो इसमें रोज स्पॉट देखने को मिलेंगे। मीजल्स की हम बात करें तो यहाँ पर वो चारों की चारों कौन सी बीमारियाँ हैं, सभी वायरल इन्फेक्शन है। क्या है, वायरल हैं। और यहाँ पर इनकी हम एक और बात करें रूबेला का, तो रूबेला का आपको कॉप्लिक स्पॉट एग्जाम में बहुत आता है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, द प्रिवलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज डिफाइंड एज, तो प्रिवलेंस का मतलब होता है कि नए और पुराने केस। ट्यूबरक्लोसिस में प्रिवलेंसी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, न्यू एंड रिकरेंट एपिसोड ऑफ टीबी नोटिफाइड फॉर अ गिवन ईयर, द नंबर ऑफ न्यू एंड रिकरेंट एपिसोड टीबी अकरिंग इन अ ईयर, या फिर नंबर ऑफ टीबी केसेस एट गिवन पॉइंट इन टाइम ऑफ रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम टीबी। मैंने आपको क्या बताया, प्रिवलेंस का मतलब होता है कि जो भी नए और पुराने केस हैं किसी एक ईयर ऑफ टाइम में डेवलप हुए। तो यहाँ पर भी वही होगा कि नंबर ऑफ टीबी केसेस एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, जो एक ड्यूरेशन दिया गया है उस ड्यूरेशन के दौरान किसी भी कम्युनिटी में जो भी नए और पुराने ट्यूबरक्लोसिस के केस होते हैं तो वो कहलाएगा प्रिवलेंसी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। प्रिवलेंस का मतलब याद रखें आप, होता है नए पुराने केस किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम। इंसिडेंस का मतलब होता है ओनली नए केसेस। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, तो इनमें से लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी, रेबीज़ और टाइफॉइड की, मीजल्स और जूस्टर की, जूस्टर और प्लेग की, या फिर रेबीज एंड कोलेरा की। तो यहाँ पर हमारी जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी मीजल्स और जूस्टर। कौन सी, मीजल्स और जूस्टर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट एलर्जिक एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन। ये जस्ट मैंने आपको अभी बताया है, जहाँ पे आपको था कि
कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? तो वो था IgG। यहाँ पे एलर्जिक एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन के लिए तो वो है IgE। कौन सा? IgE। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन यहाँ पे माँ के लिए नहीं दी जाएगी? BCG, TT, इन्फ्लुएंजा, पर्ट्यूसिस। तो ये DT तो दी जाती है, टिटनेस भी दिया जाता है, इन्फ्लुएंजा भी कुछ केसेस में दिया जाता है, बट यहाँ पे क्या नहीं दिया जाएगा होगा BCG एंड रूबेला वैक्सीन है जो यहाँ पे हमारी नहीं दी जाती है। Which client is at risk for development of a sodium level at 130 MEQ per liter? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्लाइंट है जिसको सोडियम का लेवल, मतलब यहाँ पे Na जो हम कहेंगे Na सोडियम लेवल है जो यहाँ पे 130 MEQ पर लीटर तक डेवलप होने के चांसेस हैं। ऐसा मरीज़ जो डायरेटिक्स ले रहा हो, ऐसा जो हाइपर एंडोस्टेरिज्म का हो, या फिर कुसिंग सिंड्रोम का हो, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा हो, किसका सोडियम लेवल है जो 130 MEQ पर लीटर को भी क्रॉस कर सकता है? तो यहाँ पर होगा जो पेशेंट यहाँ पर डायरेटिक्स ले रहा है उसमें यहाँ पे जो सोडियम लेवल है कितना 130 MEQ पर लीटर से भी ज़्यादा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सोडियम की जो नॉर्मल वैल्यू है, तो सोडियम के हमारे शरीर में 135 to 140 MEQ पर MEQ पर लीटर होनी चाहिए। 135 से 145, यदि 135 से कम होता है तो लो सोडियम होगा, और यदि 145 से ज़्यादा होता है तो हाइपर होगा। तो यहाँ पर हमारे शरीर में लो की बात की जा रही है। क्या है? लो की बात की जा रही है। तो ये होगा यदि पेशेंट डायरेटिक्स लेता है तो इनमें होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट वन इज़ अ क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन हैज़ बीन टोल्ड टू मेंटेन अ डाइट लो इन सोडियम। Nurse who is teaching the client about food that are allowed should include which food item in a list provided to the client। क्वेश्चन में कहा है पेशेंट हाइपरटेंशन का है। यहाँ पर a client with hypertension has been told to maintain a diet low in sodium। The nurse who is teaching this client about food that are allowed should include which food item in a list provided to the client। दैट मीन्स यहाँ पर हाई BP वाला मरीज़ है, ब्लड प्रेशर क्या है यहाँ पे हाई है, BP हाई हो रहा है जब, तो लो सोडियम डाइट के लिए क्या किया जाता है? एडवाइस किया जाता है कि कम नमक वाली चीज़ें खाइए। तो एज ए नर्स आप यहाँ पे कौन से फूड आइटम्स बताएंगे जो पेशेंट के लिए हेल्पफुल रहेंगे, अलाउ करेंगे आप उसको, जिसमें कम सोडियम होगा? टोमेटो सूप, बॉइल्ड श्रिम्प, इंस्टेंट ओटमील, या फिर समर स्क्वैश। क्या रहेगा यहाँ पर ऐसा जिसमें है जो नमक क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर जो नमक कम रहने, जैसे टोमेटो सूप हो गया यहाँ पर, या फिर हो गया आपका बॉइल्ड श्रिम्प, या फिर इंस्टेंट ओटमील, इन सब में क्या होगा यहाँ पे आपका सॉल्ट तो ऐड होगा ही, सूप में होता है और यहाँ पे इंस्टेंट ओटमील में भी होगा। लेकिन जो समर स्क्वैश है, क्या है? समर स्क्वैश है यहाँ पे, इसमें किसी भी तरीके का है जो सॉल्ट ऐड नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे? समर स्क्वैश है, इसमें किसी भी तरीके का है जो सॉल्ट ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पे है क्या चीज़? तो इसका मतलब है यहाँ पर एक तरीके से हम इसको क्या कह सकते हैं, लाइक कद्दू, जैसे स्क्वैश प्लांट का मतलब है जो भी कद्दू वाले, जैसे यहाँ पे हो गया कद्दू हो गया, ककड़ी हो गया, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होंगी। इंडिया में जो अवेलेबिलिटी है वो, इसमें क्या होगा? सॉल्ट है जो ना के बराबर रहेगा, बाकी सब में रहेगा। कर रहे हैं लिस्टिंग कर रहे हैं मॉर्निंग रिपोर्ट की। तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग में क्या करना है कि पेशेंट को प्रीवियस इवनिंग, क्योंकि आप मॉर्निंग में रिपोर्ट वो कर रहे हैं, तो शाम को जो यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइट क्या की गई है, यहाँ पे यूनिट ऑफ ग्रेन्युलोसाइट है जो प्रीवियस इवनिंग में यहाँ पे ट्रांसफ्यूज़ की गई है। तो यहाँ पे कौन सी सीरम स्टडी बताएगी? सीरम लेबोरेटरी स्टडी से पता चलेगा कि जो ट्रांसफ्यूज़न हुआ है वो सही हुआ है या नहीं। हेमाटोक्रिट लेवल बताएगा आपको एरिथ्रोसाइट काउंट से, या फिर हीमोग्लोबिन लेवल से, या फिर WBC काउंट से। कौन सी यहाँ पर सीरम स्टडी बताएगी कि पेशेंट को जो ग्रेन्युलोसाइट क्या की गई है यहाँ पे इवनिंग में एडमिनिस्टर की गई हैं, तो यहाँ पे किससे है जो आपको पता चलेगा? तो यहाँ पर जो ग्रेन्युलोसाइट यहाँ पे मरीज को क्या है, ग्रेन्युलोसाइट जो मरीज़ को ट्रांसफ्यूज़ की गई है, तो यहाँ पे पता चलेगा WBC सेल काउंट से। क्या है? WBC सेल काउंट से। ग्रेन्युलोसाइट ट्रांसफ्यूज़न को GTX भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पे 24 घंटे जिनकी वायबिलिटी होती है और यूज़ की जाती है जनरली, या तो किसी को फंगल इन्फेक्शन हो या न्यूट्रोपिनिया हुआ हो। तो यहाँ पर
ये क्या है, एक तरीके से WBC काउंट यहाँ पे बताएगा। अब ग्रेन्युलोसाइट यहाँ पे ट्रांसफ्यूज की गई, मैंने क्या कहा, इन्फेक्शन वाले मरीज में किसी भी तरीके का, क्योंकि बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होगा WBC काउंट बढ़ेगा। यहाँ पे यदि ग्रेन्युलोसाइट एडमिनिस्टर की जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, WBC सेल काउंट है जो यहाँ पे हाई देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज नर्स इज टेस्टिंग द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट इन अ क्लाइंट टू असिस्ट फॉर मसल वीकनेस इन द आइज। एज ए नर्स आप एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट चेक करते हैं किसी पेशेंट में कि उसकी जो आइज़ की जो मसल्स हैं उनमें वीकनेस है या नहीं। नर्स शुड इम्प्लीमेंट विच असेसमेंट टेक्निक टू असिस्ट फॉर मसल वीकनेस इन द आई। तो यहाँ पे आप कौन सा है जो यहाँ पे टेक्निक होगी आपकी जिससे मसल वीकनेस का पता चलेगा। टेस्ट द कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करेंगे आप। टेस्ट द कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज। टेस्ट विजुअल एक्टिविटी यूजिंग अ स्नेलन आई चार्ट। Test sensory function by asking client to close the eyes and then lightly touching the forehead, cheeks and chin। किससे आप एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट है जो क्लाइंट की आंखों का वो आप क्लियरली है जो यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वो होगा कार्डिनल पोजीशन ऑफ गाज से। किससे, 6 कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज। तो यहाँ पर आपको यदि क्या करना है, यहाँ पे आपको पेशेंट की आइज़ का जो एक्स्ट्रा आई मूवमेंट है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर आई मूवमेंट है वो चेक करना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 6 कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज क्या करना है यहाँ पे पता करना है, चेक करना है। अब जो 6 कार्डिनल जो यहाँ पे मूवमेंट है क्या है, 6 कार्डिनल एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट है। तो यहाँ पर आपकी 3rd, 4th और 6th नंबर की जो क्रेनियल नर्व है, लाइक यहाँ पे एच पैटर्न आपको बनाना है पेन से आप एच पैटर्न बनाएंगे जिसमें अप राइट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट। इस तरीके से यहाँ पे आपको 6 यहाँ पे कार्डिनल पोजीशन है जो चेक करना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 6 कार्डिनल पोजीशन कौन सी है यहाँ पे हमारी, अप एंड राइट लेटरल, डाउन एंड राइट, अप एंड लेफ्ट डाउन एंड राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। नेक्स्ट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन 0.9% इन्फ्यूज ओवर 8 आवर। देन आफ्टर यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर जो फ्लो रेट होगी हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट में रहेगी। तो यहाँ पर आपको ये आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, देन अगेन यहाँ पे है आपको प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड्स लीवोथायरॉक्सिन 150 mcg orally daily। The medication label reads levothyroxine 0.1 mg per tablet। The nurse administer how many tablets to the client। यहाँ पर मरीज को 150 mcg ओरल है जो डेली लीवोथायरॉक्सिन दिया जाना है, ओरली लीवोथायरॉक्सिन डेली दिया जाना है 150 mcg। अब जो मेडिकेशन है आपके पास उसमें कहा गया है 0.1 mg पर टैबलेट में 0.1 mg है। तो यहाँ पे आप कितनी टैबलेट है जो क्लाइंट को एडमिनिस्टर करने के लिए कहेंगे, तो वो होंगी हमारी 1.5। कितनी, 1.5 मतलब यहाँ पे एक तरीके से हम कहेंगे 1.5 टैबलेट। प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड्स मॉर्फिन सल्फेट 8 mg स्टेट ऑर्डर। मेडिकेशन एम्पूल रीड्स मॉर्फिन सल्फेट 10 mg per ml। नर्स प्रिपेयर हाउ मैनी मिलीलीटर टू एडमिनिस्टर द करेक्ट डोज। आपको मैं बता दूँ जो लोग MPESB का एग्ज़ाम दे रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ट्यूटर के लिए, उनको एक क्वेश्चन अभी तक का जो रिकॉर्ड है 1 और 2 क्वेश्चन आपको ड्रग डोज कैलकुलेशन से आते हैं। तो आपको एक चीज़ है जो सीख लेनी है। पहली चीज़, स्टेट ऑर्डर का मतलब है कि ये इमरजेंसी में यहाँ पे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आपका जो स्टेट ऑर्डर है 8 mg यहाँ पे मॉर्फिन सल्फेट दिया जाना है। अब मॉर्फिन सल्फेट जब 8 mg पर स्टेट ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है तो नर्स है जो कितना ml है जो करेक्ट डोज के लिए आपको क्या करेगी, यहाँ पे देगी 0.2, 0.4, 0.6 या फिर 0.8। तो यहाँ पर होगा 0.8 क्योंकि यहाँ पे 10 mg पर ml की बात की जा रही है। एम्पूल रीड्स मॉर्फिन सल्फेट 10 mg पर ml है और यहाँ पे 8 mg है आपके पास। 1 mg में कितना है जो यहाँ पे आपको रहेगा 10 mg पर ml के हिसाब से होगा तो 0.8 mg रहेगा आपका। नेक्स्ट वन इज नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू अ क्लाइंट एंड द फैमिली रिगार्डिंग होम केयर आफ्टर राइट आई कैटरेक्ट रिमूवल। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट वुड इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। लेट्स से यहाँ पे कोई एक क्लाइंट है, आँखों का जो आई कैटरेक्ट रिमूवल होना है तो यहाँ पे उसके बारे में आपके पेशेंट का जो आई कैटरेक्ट यहाँ पे सर्जरी हुई है तो घर पे केयर पेशेंट को कैसे करनी वो चीज़ आपने समझाई है।
अब यहाँ पे आपको कौन सा सेंटेंस बताएगा कि पेशेंट को आपके इंस्ट्रक्शन क्लियर हुए हैं। आई शुड स्लीप ऑन माई लेफ्ट साइड, आई शुड स्लीप ऑन माई राइट साइड, आई शुड स्लीप विथ माई हेड फ्लैट, या फिर आई शुड नॉट वेयर माई ग्लासेस एट एनी टाइम। तो यहाँ पे देखिए राइट आई का हुआ है, यहाँ पे राइट आई कैटरेक्ट रिमूवल यहाँ पे हुआ है। तो आपके क्लाइंट को पता कैसे चलेगा आपको कि उसको जो चीज़ें आपने बताई सही से समझ में आई, क्योंकि वो कहेगा कि आई शुड स्लीप ऑन माई लेफ्ट साइड। क्या कहेगा? आई शुड स्लीप ऑन माई लेफ्ट साइड। नेक्स्ट इज nurse is assisting a healthcare provider with removal of chest tube. The nurse should instruct the client to take which action. तो यहाँ पर एज अ नर्स है जो आप यदि किसी क्लाइंट को चेस्ट ट्यूब रिमूवल के बारे में बताते हैं तो यहाँ पे कौन सा एक्शन है जो आपका सही होगा, कौन से इंस्ट्रक्शन सही होंगे। स्टे वेरी स्टिल, एक्सेल वेरी क्विकली, इनहेल एंड एक्सेल क्विकली, परफॉर्म द वाल्साल्वा मैन्यूवर। क्या चीज़ यहाँ पे आप अपने मरीज को करवाएंगे? तो चेस्ट ट्यूब रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट होता है वाल्साल्वा मैन्यूवर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आया भी हुआ है, तो याद रखें। चेस्ट ट्यूब रिमूवल के लिए आपको यदि पूछा जाए तो कौन से इंस्ट्रक्शन होंगे क्लाइंट के लिए, वो होंगे कि आप वाल्साल्वा मैन्यूवर परफॉर्म करेंगे। ब्रीदिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज a nurse has created a plan of care for a client experiencing dystocia and includes several nursing action in the plan of care. What is the priority nursing action? डिस्टोकिया मतलब यहाँ पे क्या है? एक होता है यूटोकिया, दूसरा है यहाँ पे क्या आपका डिस्टोकिया। डिस वर्ड जुड़ जाता है मतलब कुछ क्या है यहाँ पे पेनफुल है। अब यहाँ पे डिस्टोकिया की बात हो रही है तो डिस्टोकिया का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और डिफ़िकल्टी इन लेबर। तो अब यहाँ पे बहुत सारे मरीज क्या है डिस्टोकिया वाला है, मतलब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है और एक तरीके से हम कहें डिफ़िकल्टी हो रही है लेबर में। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोवाइडिंग कंफर्ट मेजर्स, मॉनिटरिंग द फीटल हार्ट रेट, चेंजिंग द क्लाइंट्स पोजीशन, कीपिंग द सिग्निफिकेंट अदर इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी जब इस तरीके से डिस्टोकिया का हो, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का हो, तो यहाँ पे पहली प्रायोरिटी मैंने हमेशा आपको कहा है कि कार्डिनल रहती हो। कार्डिनल में यहाँ पे आपकी क्या होगी? फीटस की हार्ट रेट। यदि लंबे समय तक ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है या डिस्टोकिया की कंडीशन है तो बच्चे को यहाँ पे जो आरडीएस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। बच्चा एस्फेक्सिया के कारण बच्चे की जान भी जा सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगी आपकी कि फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करते रहना है, ये लो तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट वन, a nurse is monitoring the amount of lochia drainage in a client who is 2 hours postpartum and note that the client has saturated a perineal pad in 15 minutes. How should the nurse respond to this finding initially? आप एक आफ्टर डिलीवरी वाली क्लाइंट की केयर करते हैं। लोचिया यहाँ पर ड्रेनेज, लोचिया ड्रेनेज का मतलब है आफ्टर डिलीवरी के बाद होने वाली जो ब्लीडिंग है वो, और यहाँ पर जो लोचिया यहाँ रूबरा हो रहा है क्योंकि इनिशियली 2 घंटे के बाद पोस्टपार्टम पीरियड का जो 2 घंटे का समय हुआ है वो है यहाँ पर डिलीवरी होने के बाद का। तो यहाँ पर क्लाइंट आपकी हर 15 मिनट में पैड है जो चेंज करती है। तो यहाँ पर आप क्या फाइंडिंग करेंगे? डॉक्यूमेंट्स द फाइंडिंग, इनकरेज द क्लाइंट टू एम्बुलेट, इनकरेज द क्लाइंट टू इंक्रीज फूड इनटेक, कॉन्टैक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड इन्फॉर्म द एचसीपी ऑफ दिस फाइंडिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? तो यहाँ पे क्योंकि क्लाइंट हर 15 मिनट में पैड चेंज कर रही है मतलब यहाँ पे पीपीएच के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्या है? पीपीएच के चांसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करना है और सभी चीज़ें उसको इन्फॉर्म करनी है। नेक्स्ट वन, a nurse is preparing to administer exogenous surfactant to a premature infant who has respiratory distress syndrome. Nurse prepare to administer the medication by which route? तो यहाँ पर प्रीमेच्योर इन्फेंट हुआ है, उसके लिए एक्सोजीनस सर्फेक्टेंट क्या किए जा रहे हैं? एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं। बच्चे को प्रीमेच्योर डिलीवरी, प्रीमेच्योर इन्फेंट होने के कारण, प्रीमेच्योर का मतलब बच्चा 37 हफ्ते से पहले कम वज़न का है, जो कम यहाँ पे लंग्स है जो प्रॉपर डेवलप नहीं हुए हैं, तो उसको आरडीएस की कंडीशन है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कंडीशन है। तो क्या यहाँ पे जो आपका सर्फेक्टेंट एडमिनिस्टर किया जाना है, किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाएगा? इंट्राडर्मल, इंट्राट्रैकियल, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर? जो एक्सोजीनस सर्फेक्टेंट है इंट्राट्रैकियल रूट से एडमिनिस्टर किया जाएगा। An opioid analgesic is administered to a client in labor. The nurse assigned to care for the client ensure that which medication is readily accessible should respiratory depression occur.
तो यहाँ पर यदि किसी क्लाइंट को लेबर के टाइम पर क्या किया जा रहा है, एनाल्जेसिक, ओपियोइड एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो ओपियोइड एनाल्जेसिक होगा जिससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। वो कौन सी होगी, नैलॉक्सोन, मॉर्फिन सल्फेट, बीटामेथासोन या फिर हाइड्रोमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। कौन सी मेडिकेशन होगी जिससे क्लाइंट को आपके रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस भी हो सकते हैं और वो ओपियोइड एनाल्जेसिक होगा, तो वो होगा यहाँ पे नैलॉक्सोन। क्या होगा, नैलॉक्सोन। is reviving the healthcare provider prescription for a child who has been diagnosed with scabies। अब आप क्वेश्चन की यहाँ पे लाइंस पे मत जाइए, यहाँ पे इसमें आपको मेन फोकस करना है। तो यहाँ पे एक क्लिनिक नर्स है, रिव्यू करती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रिस्क्रिप्शन को जिसमें बच्चे को डायग्नोस हुआ है क्या, स्कैबीज, जो कि इचमाइट से होता है। लिंडेन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब फॉर द चाइल्ड, बच्चे को लिंडेन है जो प्रिस्क्राइब किया गया है। नर्स क्वेश्चन द प्रिस्क्रिप्शन इफ़ विच इज़ नोटेड इन द चाइल्ड्स रिकॉर्ड। तो यहाँ पे लिंडेन है जो प्रिस्क्राइब किया गया है बच्चे के लिए जिसको स्कैबीज है। अब यहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन में है जो क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। चाइल्ड इज़ 18 month ओल्ड, चाइल्ड इज़ बीइंग बॉटल फीड, अ सिबलिंग इज़ यूजिंग लिंडेन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज, चाइल्ड हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ फ्रिक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। किस केस में आप यहाँ पे बताएंगे कि जो लिंडेन प्रिस्क्राइब किया गया है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में कि लिंडेन जो उन बच्चों को नहीं दिया जाता जिनकी उम्र 18 महीने से कम हो। और यहाँ पे आप प्रिस्क्रिप्शन में बच्चे की एज है जो ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या होगा, चाइल्ड इज़ 18 month ओल्ड। क्लियर। नेक्स्ट वन, द स्कूल नर्स इज़ परफॉर्मिंग पेडिकुलोसिस कैपिटस, मतलब जो सिर में जुएँ हो जाते हैं, असेसमेंट। विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट दैट द चाइल्ड हैज़ अ पॉजिटिव हेड चेक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्कूल नर्स है जो यहाँ पे पेडिकुलोसिस कैपिटस असेसमेंट कर रही है, मतलब सिर में जो जुएँ होते हैं स्कूल में गर्ल्स को स्पेशली सबसे ज़्यादा होते हैं, तो पॉजिटिव फीडबैक कैसे पता चलेगा कि बच्चों का प्रॉपर असेसमेंट हुआ है या नहीं। मैक्यूलोपेपुलर लीजन बिहाइंड द ईयर्स, लीजन्स इन द स्कैल्प that extend to the hairline or neck, white flaky particles throughout the entire scalp region, white sacs attached to the hair shaft in the occipital area। इससे पता चलेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव हेड चेक का पता चलेगा कि वाइट सैक अटैच टू द हेयर शाफ्ट इन द ऑक्सीपिटल एरिया। इससे पता चलेगा कि बच्चे का है जो यहाँ पे हेड चेकअप हुआ है। नेक्स्ट वन, नर्स एनालाइज द लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ अ चाइल्ड विथ हीमोफीलिया। एक नर्स है जो लैब रिजल्ट चेक करती है हीमोफीलिया वाले बच्चे में। हीमोफीलिया में क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो डेफिशिएंसी होती है उनकी। नर्स अंडरस्टैंड दैट विच रिजल्ट विल मोस्ट लाइकली बी एबनॉर्मल इन दिस चाइल्ड। हीमोफीलिया वाले बच्चे की जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है उनमें क्या चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी, प्लेटलेट काउंट, हेमेटोक्रिट लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल या फिर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। मैंने आपको बताया कि जो क्लॉटिंग फैक्टर उनकी डेफिशिएंसी होती है उनमें। अब हीमोफीलिया वाले बच्चे में जो पीटी टाइम है, मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, वो क्या रहेगा, यहाँ पे डिस्टर्ब रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। नेक्स्ट वन, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ 3-year-old चाइल्ड फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर आफ्टर अ क्रेनियोटोमी। The nurse plans to monitor for which early sign or symptom of increased ICP। सीधा सा क्वेश्चन है, 3 साल का बच्चा है, ICP बढ़ा हुआ है क्रेनियोटोमी के बाद में। अब क्रेनियोटोमी के बाद जो ICP बढ़ा है तो उसके क्या साइन है, वॉमिटिंग होगी, बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टिनेल होगा, इंक्रीजिंग हेड सर्कमफेरेंस या फिर कंप्लेन ऑफ फ्रंटल हेडेक। यदि बच्चे की उम्र कितनी है, 3 साल का बच्चा है, चाहे 3 साल का बच्चा है यहाँ पर, तो बच्चे में जो ICP का जो साइन होगा इंक्रीज्ड ICP का, वो होगा यहाँ पे क्या, वॉमिटिंग। क्या होगा, वॉमिटिंग। याद रखें, बच्चा 18 महीने से कम का हो तब यहाँ पे आप कहेंगे कि एंटीरियर फॉन्टिनेल वल्ज होगा। बिलो 18 मंथ होगा तो एंटीरियर फॉन्टिनेल वल्ज कह सकते हैं। बट इन केस बच्चा 3 साल का है तो यहाँ पे वॉमिटिंग या जो फर्स्ट क्लासिकल साइन होगा ICP बड़े होने का। मदर ब्रिंग्स हर 3-week-old infant to a clinic for a phenylketonuria re-screening blood test. The test indicate a serum phenylalanine level 1 mg per dl. Nurse review the result and makes which interpretation। 3 हफ्ते का बच्चा है, 3-week-old infant है, फिनाइल एरिया के लिए रीस्क्रीनिंग की गई है। ब्लड टेस्ट में फिनाइलएलेनिन लेवल आया 1 mg per dl। तो यहाँ पे आप क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, ये पॉजिटिव है।
नेगेटिव है, इनकन्क्लूसिव है या फिर रिक्वायर्स, आप 6 हफ्ते के बाद अगेन है जो रीस्क्रीनिंग करवाएंगे, कि आप यहाँ पे उसको बताएंगे अपने क्लाइंट को। यहाँ पर होगा कि ये क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे आप नेगेटिव कैसे बताएंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू से, इससे फिनाइल कीटोन्यूरिया यहाँ पे चेक किया जा रहा है बच्चे के ब्लड टेस्ट में, तो यहाँ पर जो आपका क्या है, फिनाइलैलानाइन की जो वैल्यू है, क्या है यहाँ पे वैल्यू है 3 हफ्ते के बच्चे में वो कितनी होगी, जब आपको पता होगा तब आप इसको भी मार्क कर पाएंगे। 3 वीक्स में होती है 2 to 6 mg/dl। जो यहाँ पे इन्फेंट होते हैं उनमें PKU की वैल्यू होती है 2 to 6 mg/dl। अब यहाँ पे बिलो 1 mg/dl आ गई है, मतलब ये क्या आया है, नेगेटिव आया है। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड हैज़ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, द नर्स परफॉर्म एन असेसमेंट एंड डिटरमाइंस दैट The child is improving and the deficit is resolving in which finding is noted। बच्चे को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हुआ है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हुआ है, बच्चे में एडमिनिस्टर किया गया है फ्लूइड। अब यहाँ पे कौन सी यहाँ पे फाइंडिंग बताएंगे कि बच्चे में जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है, कमी थी, वो ठीक हो गई है। कौन सी वैल्यू से पता चलेगा, नो टीयर्स, बच्चे के आंसू ही नहीं आ रहे हैं, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.035 है, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम लेस देन 2 सेकेंड से ज़्यादा है, यूरिन आउटपुट 1 ml/kg/h से भी कम है। इससे पता चलेगा कि जो बच्चे में फ्लूइड डेफिसिट है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है, वो रिजॉल्व हो रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको फाइंड आउट होगी किससे, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम लेस देन 2 सेकेंड से भी कम हो जाएगा उससे। A child is hospitalized because of persistent vomiting. Nurse should monitor the child closely for which problem? Persistent vomiting देखने किस तरीके के केस में मिलेगी, डायरिया में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड में, किस केस में परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगी। परसिस्टेंट वॉमिटिंग के लिए मेन रीज़न होगा यहाँ पे होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है किसमें, जनरली यहाँ पे पेप्टिक अल्सर में, लेकिन यहाँ पे परसिस्टेंट वॉमिटिंग की बात की जा रही है, तो ये देखने को मिलेगी किसमें, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में। फिर है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ न्यू बॉर्न विथ अ सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ इम्परफोरेटेड एनएस। द नर्स मॉनिटर द इन्फेंट नोइंग दैट विच इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड विद दिस डिसऑर्डर। पहली चीज़, इम्परफोरेटेड एनएस वाला क्लाइंट है, बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है। यहाँ पे बच्चे में कौन से साइन देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, इम्परफोरेटेड एनएस के। बाइल स्टैंड फीकल एमेसिस, मतलब बाइल प्रेजेंट है किसमें, फीकल मटेरियल में। द पासेज ऑफ करेंटली जेली लाइक स्टूल या फिर जेली लाइक स्टूल इसका क्लासिकल साइन होगा, इंटरसेप्शन का है। फेलियर टू पास मेकोनियम स्टूल इन द फर्स्ट 72 आवर आफ्टर बर्थ, ए हिस्ट्रिंग्स डिसीज़ का है। सॉसेज से मास पाल्पेटेड इन द अपर राइट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, क्या यहाँ पे सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका इम्परफोरेटेड एनस का मतलब है, एनस क्या है, एक तरीके से यहाँ पे क्लोज्ड है, क्या है, क्लोज्ड है। और इस केस में क्या होगा, बच्चे का जो स्टूल है, लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का एनस, वहाँ से क्या होगा, बाहर नहीं आएगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी कि क्या होगा, फेलियर टू पास मेकोनियम स्टूल in the first 24 hours after the birth. Next one is a client with dysarrhythmia is admitted to telemetry for observation. In the morning the client asks for a cup of coffee. What is the nurse best response? Dysarrhythmia का मरीज है, मरीज कह रहा है कॉफ़ी पीना है, आप क्या कहेंगे। हॉट ड्रिंक सच एज कॉफ़ी आर नॉट गुड फॉर योर हार्ट, या ये कह देंगे आप कि कॉफ़ी परमिट नहीं है आपकी डाइट में, या फिर ये कहेंगे कि यू कैन नॉट हैव कॉफ़ी, उसकी जगह चाय ले लीजिए, या फिर आप एक कहेंगे कि कॉफ़ी में कैफ़ीन है और आपके हार्ट को अफेक्ट करेगी इसलिए आप अवॉइड कीजिए। यहाँ पर डिसअरिथमिया वाले मरीज़ में आपका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा इन चारों में से वो होगा कि कॉफ़ी में क्या है, कैफ़ीन है, क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक रिस्पॉन्स चाहिए है। ये नहीं कहेंगे कि चाय नहीं, चाय कॉफ़ी की जगह चाय पी लो, दोनों इक्वली हैं। एटलीस्ट 4 कप चाय 1 कप कॉफ़ी के बराबर होती है और ज़्यादा नुकसानदायक है। तो यहाँ पर कॉफ़ी में क्या होगा, कैफ़ीन होगा, और कैफ़ीन हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, इसलिए आप इसको अवॉइड करने के लिए एडवाइस करेंगे। क्लाइंट इज एडमिटेड विद चेस्ट पेन अनरिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, डायफोरेसिस का मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज डायग्नोस्ड आफ्टर द चेस्ट पेन के बाद मरीज़ को नाइट्रोग्लिसरीन दिया गया है जिसमें उसका बीपी भी बढ़ा हुआ है,
टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बीपी लो है, पसीना बहुत आ रहा है और डायग्नोस हुआ है एमआई। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगी कि जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो वैलिड रीज़न क्या है। पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स फ्रॉम द इंफ्रैक्टेड मायोकार्डियम कॉज द डायफोरेसिस। पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स के कारण एमआई के केस में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। इन्फ्लामेशन होगा मायोकार्डियल लेयर में, जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। कैथेकोलामाइन रिलीज़ हो रहे हैं, इसीलिए जो पेन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहे हैं सेंट्रल और पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में, जिसके कारण ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। क्या एक सही वैलिड रीज़न होगा? तो यहाँ पे होगा एमआई में क्या होगा हमारा, एमआई वाले मरीज़ में यहाँ पे क्या आप बताएंगे, इन्फ्लामेशन हो रहा है मायोकार्डियम में, जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर है जो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट वन, a client is prescribed prolonged bed rest after surgery. Which complication does the nurse expect to prevent the teaching this client to avoid pressure on the popliteal space? अब यहाँ पे क्लाइंट की सर्जरी के बाद आप कौन से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं, प्रेशर को अवॉइड करने के लिए आप क्या यहाँ पे सीधी सी बात है कि कौन से कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। सेरिब्रल एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ड्राई गैंग्रीन ऑफ अ लिम्ब या कोरोनरी वेसल ऑक्लूजन। तो यहाँ पे आपका होगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट वन, नर्स इंस्पेक्ट 2 day old इंट्रावीनस साइट एंड आइडेंटिफाई एरिथेमा मतलब रेडनेस है, वॉर्मथ मतलब गर्माहट है, माइल्ड एडिमा मतलब थोड़ी सी स्वेलिंग है, और यहाँ पे टेंडरनेस भी है। जहाँ पे आप पाल्पेट करते हैं तो आप क्या कहेंगे, इरिगेट द आईवी ट्यूबिंग को इंट्रावीनस है जो कैथेटर, आईवी है जो कैनुला लगाया गया है, कैनुला साइड पे आपने क्या देखा, रेडनेस है, गर्माहट है और थोड़ी सी एडिमा है, स्वेलिंग है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ आपको करनी, इरिगेट द आईवी ट्यूबिंग मतलब रिमूव करना है, डिसकंटिन्यू करना है इन्फ्यूज़न को, स्लो करना है इन्फ्यूज़न रेट को, या फिर प्रिस्क्रिप्शन फॉर एन एनाल्जेसिक, या फिर आप क्या करेंगे, जो भी दर्द को ट्रीट करने वाली पेन किलर है, एनाल्जेसिक है, वो आप दे देंगे मरीज को। आप क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे केस में हमारी प्रायोरिटी होती है इन्फ्यूज़न को डिसकंटिन्यू करना। क्या होगा, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूज़न। नेक्स्ट वन इज़, what should the nurse assist to determine if a client is experiencing the therapeutic effect of valsartan? valsartan यहाँ पे मरीज को दिया गया है, क्या है, valsartan यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ें हैं जो चेक करेंगे, लिपिड प्रोफाइल, एपिकल पल्स या फिर यूरिनरी आउटपुट और ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे आपको जो सर्टेन वर्ड जुड़ा होता है वो मेडिकेशन है जिससे क्या किया जाता है, लिपिड को है जो हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है, या फिर हम ये कहें कि एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसके लिए यहाँ पे मेडिकेशन है जो यूज़ की जाती हैं। अब यहाँ पर जो valsartan मेडिकेशन दी जा रही है, क्या है, जो valsartan मेडिकेशन दी जा रही है ये क्या है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, और इसका इस्तेमाल जनरली किया जाता है किसके लिए, हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए। एज अ नर्स आप क्वेश्चन नंबर 112 में कहा गया है कि यदि किसी क्लाइंट को क्या है यहाँ पे उसके लिए valsartan दिया जा रहा है तो आप यहाँ पे कौन सा थेरापीटिक लेवल चेक करेंगे, लिपिड प्रोफाइल चेक करेंगे, एपिकल पल्स करेंगे, यूरिनरी आउटपुट करेंगे या ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे। तो यदि किसी क्लाइंट को डिओवेन और valsartan दिया जा रहा है तो ये क्या है, ब्लड प्रेशर को, हाई बीपी को मैनेज करने के लिए दी जाने वाली दवाई है। अब यहाँ पे यदि हाई बीपी को मैनेज करने की मेडिकेशन दी जा रही है तो आप चेक भी क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को, इसके लिए ब्लड प्रेशर को। valsartan क्या है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, इसका इस्तेमाल जनरली हार्ट फेलियर, हाई बीपी या फिर हार्ट अटैक वाले पेशेंट में है जो इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट इज़ फाउंड अनकॉन्शियस एंड अनरिस्पॉन्सिव, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। यदि कोई क्लाइंट है आपका बेहोश है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, इनिशिएट अ कोड मतलब इमरजेंसी कोड इनिशिएट करेंगे, रेडियल पल्स चेक करेंगे, कंप्रेस द लोअर स्टर्नम, गिव फॉर फुल लंग इंफ्लेमेशन। क्या आप ऐसे केस में करेंगे, यदि मरीज बेहोश भी है, बेहोश होने के साथ साथ अनरिस्पॉन्सिव भी, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशिएट अ कोड, क्या करेंगे, इनिशिएट अ कोड। नेक्स्ट इज, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई।
नर्स वुड असिस्ट दिस क्लाइंट फॉर रिस्पॉन्स एसोसिएटेड विथ विच इलनेस। सीधी सी बात है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से कौन सी बीमारी होगी? हेपेटाइटिस ए, रूमेटिक फीवर, स्पाइनल मेनिंजाइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यहाँ पर ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से होता है रूमेटिक फीवर। क्या होगा? रूमेटिक फीवर। यहाँ पे इसका एक क्या है? कॉज है। याद रखें आप, रूमेटिक फीवर का जो मेन रीज़न होता है वो होता है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई नाम का बैक्टीरिया। और यहाँ पे आपको पूछे कि हेपेटाइटिस ए की हम बात करें तो हेपेटाइटिस ए और ही होता है फीकोलर रूट से, बट यहाँ पे ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का जो इन्फेक्शन हुआ है रूमेटिक फीवर। विच रिलेशनशिप डज द नर्स कंसीडर रिफ्लेक्टिव ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ नैलोक्सोन टू मॉर्फिन सल्फेट? इनमें से जो एक हम कह सकते हैं नैलोक्सोन टू मॉर्फिन सल्फेट का जो रिलेशनशिप है वो वैसे ही जैसे नैलोक्सोन और मॉर्फिन सल्फेट का रिलेशनशिप है रिफ्लेक्टिव, वैसे इनमें से किसका हुआ? एस्प्रिन टू वारफरिन का, अमोक्सिसिलिन टू सिस्टमिक इन्फेक्शन का, प्रोटामाइन सल्फेट टू पैरेंटल हेपेरिन का, या फिर एक्सोस्पेरिन टू डेल्टा पेरिन का, किसका होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टिव रिलेशनशिप की बात की गई। नैलोक्सोन जैसा नैलोक्सोन और मॉर्फिन सल्फेट का होता है वैसे ही इनमें से किसका होगा? तो होता है प्रोटामाइन सल्फेट का, किसके प्रति? हेपेरिन के प्रति। एंटीडोट की बात की गई है यहाँ पे, इसके अगेंस्ट वर्क करेगा तो होगा प्रोटामाइन सल्फेट टू पैरेंटल हेपेरिन। नेक्स्ट वन, नर्स यूज एब्डोमिनल थोरेसिक थ्रस्ट हेमरिज मैन्यूवर व्हेन एन ओल्डर एडल्ट इन अ सीनियर सेंटर चोक्स ऑन अ पीस ऑफ मीट। Which volume of air is the basis for the efficacy of the abdominal thrust to expel a foreign object in the larynx? तो यहाँ पर यदि कोई ओल्ड एज क्लाइंट है, क्लाइंट क्या ओल्ड एज है, और यहाँ पर मीट का पीस खाने के कारण चोक की कंडीशन हुई है, हेमरेज मैन्यूवर आप उसको देते हैं, तो यहाँ पर कौन से वॉल्यूम ऑफ एयर की एफिकेसी है जो ज़्यादा होनी चाहिए फॉरेन ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए लैरिंक्स से? टाइडल, रेसिडुअल, वाइटल कैपेसिटी, या फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? कौन सी ये है जो एयर क्वालिटी होनी चाहिए ताकि जो फॉरेन मटेरियल मीट का पीस फंसा हुआ है लैरिंग्स में तो वो होगी रेसिडुअल एयर वॉल्यूम। कौन सी? रेसिडुअल एयर वॉल्यूम। नेक्स्ट वन, क्लाइंट इज एडमिटेड विथ सस्पेक्टेड एटेलेक्टेसिस, लंग्स कोलैप्स। एटेलेक्टेसिस का मतलब है यहाँ पे क्या? लंग्स कोलैप्स। लंग्स कोलैप्स का मरीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे उसमें कौन से मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, तो लक्षण देखने को मिलेंगे जो कोलैप्स्ड लंग वाला मरीज है। लंग्स क्या है? कोलैप्स हुए हैं, सिकुड़ गए हैं। स्लो डीप रेस्पिरेशन होगा, नॉर्मल ओरल टेम्परेचर होगा, ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ होगा, फिर डिमिनाइज्ड ब्रीथ साउंड होगा। क्या देखने को यहाँ पे इस तरीके के मरीज में मिलेगा? यदि मरीज़ के लंग्स कोलैप्स हुए हैं तो यहाँ पे होगा डिमिनाइज्ड ब्रीथ साउंड। होगा ब्रीथ साउंड एक तरीके से क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। नेक्स्ट है, न क्लाइंट सफर्स अ कंप्लीट न्यूमोथोरिक्स, देयर इज डेंजर ऑफ मीडियस्टेनल शिफ्ट। इफ सच अ शिफ्ट अकर, व्हाट पोटेंशियल इफेक्ट इन कॉज फॉर कंसर्न? मरीज़ क्या है? कंप्लीट न्यूमोथोरिक्स का है। यहाँ पर डेंजर क्या है? यहाँ पर मीडियस्टेनल शिफ्ट भी हो रहा है यहाँ पे, तो कौन से इफ़ेक्ट बताएंगे कि मरीज़ की है जो चिंता करने वाली बात है और यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। पेरिकार्डियम रप्चर हो सकता है, सब प्लूरल लाइनिंग में इन्फेक्शन हो सकता है, जो राइट हार्ट है डिक्रीज फिलिंग ऑफ राइट हार्ट होगा, या फिर इंक्रीज वॉल्यूम होगा अनअफेक्टेड लंग्स में। क्या देखने को मिलेगा? और जो कि चिंता का विषय है वो होगा राइट हार्ट में क्या होगा? यहाँ पे फिलिंग है जो क्या होगी? कम होते जाएगी। नेक्स्ट है, क्लाइंट है चेस्ट ट्यूब अटैच्ड टू चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट? चेस्ट ट्यूब अटैच है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम से, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? क्लेम द चेस्ट ट्यूब एंड सक्सनिंग, पाल्पेट द सराउंडिंग एरिया फॉर क्रेपिटस, चेंज द ड्रेसिंग डेली यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक, या एम्प्टी द ड्रेनेज चैम्बर एट द एंड ऑफ द शिफ्ट। क्या आप यहाँ पे कर सकते हैं? आपकी प्रायोरिटी पे होगा तो होगा क्रेपिटस को चेक करने के लिए सराउंडिंग एरिया को क्या करना है? पाल्पेट करना है। क्या है? क्रेपिटस को चेक करने के लिए सराउंडिंग एरिया को हमें पाल्पेट करना है। क्रेपिटस का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से क्रैकिंग टाइप या पॉपिंग साउंड है जो सुनाई देना, लेकिन यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या करना है? पाल्पेट द सराउंडिंग एरिया फॉर द क्रेपिटस।
नेक्स्ट वन, विच नर्सिंग एक्शन इज इम्पॉर्टेंट व्हेन सक्शनिंग द सीक्रेशन ऑफ क्लाइंट विथ अ ट्रैकियोस्टोमी। मरीज की ट्रैकियोस्टोमी हुई है तो सीक्रेशन को सक्शन करते टाइम क्या ध्यान में रखना है। यूज़ अ न्यू स्टाइल कैथेटर विथ ईच इंसर्शन। इनिशिएट सक्शन एज द कैथेटर इज बीइंग विथड्रॉन। Insert the catheter until the cuff reflex is stimulated. Remove the inner cannula before inserting the suction catheter. क्या आपकी प्रायोरिटी पे होगा। मरीज़ में जब आप सक्सलिंग करते हैं, सीक्रेशन हो रहा है ट्रैकियोस्टोमी वाले में, तो क्या करना है, रिमूव द इनर कैनुला बिफोर इंसर्टिंग द सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर इंसर्ट करने के पहले इनर कैनुला है उसको क्या करना है, हमें बाहर निकालना है। क्लाइंट को जो यहाँ पे मैंडिबल फ्रैक्चर हुआ है और वायरिंग के थ्रू इमोबिलाइज किया गया है। इमोबिलाइज करने के टाइम पर मरीज़ को जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप होगी वो कौन सी होगी, तो यहाँ पर वो डेवलप होने के चांसेस होंगे वॉमिटिंग। क्या होगा, वॉमिटिंग। और वॉमिटिंग होता है तो एस्पिरेट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्लाइंट में किस चीज़ के लिए मॉनिटर करना है, वॉमिटिंग के लिए।